वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने बोला था कि एक बार मैं आपको पक्का बताऊंगी कि केवीएस पीआरटी में जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था 2018 में, उसके बाद से ये वैकेंसी नहीं आई है। तो इस बार वैकेंसी आएगी। तो उसमें जो साइंस के 20 क्वेश्चन आए थे वो कैसे क्वेश्चन आए थे और आपको किस तरह की तैयारी लेकर चलनी है वो हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। एक बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि केवीएस पीआरटी को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि जो सिलेबस होता है वो यहाँ पर बहुत ही ब्रॉड होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको करनी होती हैं। तो जिन बच्चों का डेडिकेशन के साथ फोकस है कि हाँ हमको केवीएस पीआरटी निकालना है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ अभी से ही अपने सिलेबस को देखें और उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी शुरू कर दें। बेसिक लेवल जो है वो अपना क्लियर करें 8 तक का, ताकि आप फिर 9th और 10th जो है वो अच्छे से कर पाएँ। दूसरी बात, जिन बच्चों ने सीटेट की तैयारी की है इस चैनल से या यूपी टेट की तैयारी की है, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। क्यों? क्योंकि उनका जो बेसिक है वो एक बन चुका होगा और उस बेसिक से भी इतना फ़ायदा होने वाला है कि आपको 4 से 5 या 5 से 6 क्वेश्चन जो हैं वो केवीएस पीआरटी में बेसिक से ही देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर न्यूमेरिक्स भी आते हैं और न्यूमेरिक भी ऐसा नहीं है, बहुत सारे चैप्टर से न्यूमेरिक हैं। फिजिक्स से कुछ न्यूमेरिक पूछे गए थे 2018 में, और वो भी जो सिलेबस डिफाइन है 2 चैप्टर वाला, फोर्स और मोशन वाला, वहाँ से ही जो है वो आपके न्यूमेरिक जो है इन्होंने उठाकर दे दिए। तो वो हम पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, उसमें तो कोई परेशानी की बात है ही नहीं। एक बार मैं आपको आइडिया करा देती हूँ कि किस तरह के 20 क्वेश्चन आए थे, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी प्रेप जो है वो शुरू करें। अब देखिए, आज जो ये हम 20 क्वेश्चन करेंगे ना, इसके बाद हम सीरीज शुरू करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था 1000 क्वेश्चन की या 500 क्वेश्चन की, 500 क्वेश्चन कर करके ले लेंगे टॉप 500 क्वेश्चन साइंस के। और इसी तरह के, जैसा आज का ये क्वेश्चन है ना, कुछ इसी तरह के इतने ही लेवल के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। और ऐसा नहीं कि अगर आपने साइंस नहीं पढ़ी है तो आपको समझ में नहीं आएंगे। इस तरह से क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी कि आपको क्वेश्चन से ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और जब हम थ्योरी करेंगे तो वो चीज़ें आप वहाँ पर कनेक्ट कर पाएंगे। तो क्वेश्चन सीरीज़ जो है वो अभी हम एक शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी वैकेंसी का कुछ अता पता नहीं है। देखिए, 2018 से नहीं आए, पहले बोला गया 2020 में भी आएगी, 21 में भी आएगी, लेकिन आई नहीं। अब ये तो 100% नहीं कह सकते कि 2022 में आएगी, लेकिन हाँ, एक जो आपका बेस है और आपका जो पूरा एक पैटर्न है वो मैं आपको समझा दूंगी। पूरा उसी तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। कोई हल्के फुल्के क्वेश्चन हम नहीं करने वाले। अच्छे लेवल के क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो आपकी शुरू होगी। चाहे सुपर टेट हो, चाहे केवीएस हो, चाहे रेलवे हो, उनमें ये क्वेश्चन बहुत हेल्प करेंगे। पहले भी जितने मैंने टॉप 200 या इस तरह के क्वेश्चन कराए हैं बच्चों ने, देखिए आप चाहे कमेंट में जाकर देख लीजिए, उन क्वेश्चनों से बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो मैं एनसीईआरटी के या अच्छी बुक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से उनको पिक कर कर ही क्वेश्चन आपको कराती हूँ। तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं केवीएस पीआरटी के साइंस के 20 क्वेश्चन हमारे 2018 में पूछे गए। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया ये बहुत ही बढ़िया और सिंपल सा क्वेश्चन था। 1 से लेके 20 तक के जितने भी आपके एलिमेंट होते हैं उनके एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए। आई बटन पर एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, वहाँ पर भी मैंने ये सारा अच्छे से कराया है, तो आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो एटलीस्ट आपका एक बेसिक जो है कि क्या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या एलिमेंट होते हैं, वो सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर पूछा गया था द करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सोडियम। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का सोडियम में वो किस तरह से होता है। तो बेसिक लेवल पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको यहाँ पर करनी होती है। पहले हमको पता होना चाहिए सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो आपका 11 होता है। और उसको हम डिवाइड कैसे करेंगे, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे एटॉमिक नंबर के बेसिस पर, वो आपको याद रखना है एक फॉर्मूला 2n² का। और आपको पता होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे चक्कर लगाते हैं, शेल में चक्कर लगाते हैं। इस तरह से शेल बटी हुई होती हैं, ये पहली शेल, ये दूसरी, ये तीसरी शेल, या फिर हम इनको क्या बोल सकते हैं, KLM। इस तरह से हम इनको शेल को नाम भी दे देते हैं। अब पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आपको एक बात ये पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन ही जो है शेल में घूमते हैं। जो प्रोटॉन होते हैं वो तो आपके केंद्र में होते हैं, सेंटर में होते हैं। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके पता करते हैं। पहली शेल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ n की वैल्यू जो है वो 1 रख देंगे। वो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और 2 1 जा 2। तो पहली शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरी शेल के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 2, और 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो 4 हो जाएगा, और 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। तो इस तरह से हम निकालते हैं कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी शेल में किस तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बेसिक लेवल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और इतनी ही आपको याद रखनी है 2n² फॉर्मूले वाली।
और अब आपको पता है कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, तो 11 को बांट दीजिए। पहली शेल में कितने आएंगे? 2, क्योंकि इससे ज़्यादा तो आ ही नहीं सकते। अभी हमने देखा 2n² फॉर्मूले से दूसरी शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं और हमारे 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, और तीसरी शेल में कितना बच जाएगा? सिर्फ आपका 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एक आई बटन पर वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उस वीडियो को देख लेंगे तो इस तरह का जो बेसिक लेवल है वो आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं और कैसे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा न्यूमेरिक क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही बेहतरीन 9th क्लास का क्वेश्चन है। बेसिक स्टार्टिंग चैप्टर में ही हमको देखने को मिल जाता है, कोई बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन आपको इस बार भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता होनी चाहिए, पहले पढ़ी हैं तो याद आ रही होंगी। v = u + at, दूसरी क्या होती है? s क्या होता है? डिस्टेंस होता है। s = ut + ½ at², और तीसरी इक्वेशन होती है आपकी v² = u² + 2as। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें क्या क्या हैं वो हम आगे देखेंगे, लेकिन ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपको मुझे लगता है पता होंगी और आपके दिमाग में आ रही होंगी जब आपने 9th में पढ़ी होंगी। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसको लॉजिकली दिमाग से समझने की कोशिश करेंगे तब भी ये बहुत आसानी से हो जाएगा, मैथ के साथ कनेक्ट कर भी। देखिए क्या बोल रहा है, एट टाइम 0, मतलब अभी मेरे लिए टाइम 0 है और मैं देखती हूँ कि जो स्कूटर है उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 21 मीटर पर सेकेंड है। इट स्लोज डाउन विद एन एसिलरेशन, एसिलरेशन को हिंदी में त्वरण बोलते हैं, तो वो स्लो डाउन हो जाता है। मतलब कोई स्कूटर है जो 21 की स्पीड से जा रहा है तो उसका मतलब उस पर ब्रेक लगाए होंगे, एसिलरेशन जो है उसको स्लो डाउन किया गया, और एसिलरेशन कितना था? 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर है और आपको पता है जो यूनिट होते हैं वो मीटर में होते हैं, तो पहली बात तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। अब क्वेश्चन में पूछा है एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड, मतलब ये जो 4 सेकेंड का समय है इसमें स्कूटर ने कितना ट्रैवल किया, तो हमसे डिस्टेंस s की वैल्यू पूछ रहा है। और s की वैल्यू पूछने के लिए अगर हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जो है, ये v जो होता है वो आपकी फाइनल वेलोसिटी होती है, और ये जो u होता है जो आपका प्रारंभिक वेग होता है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी होती है। अब हमको पता है शुरू में स्कूटर की जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी? 21 मीटर पर सेकेंड, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी थी u की वैल्यू जो थी वो आपकी 21 थी। आपका एसिलरेशन लगा 4 सेकेंड के लिए, और हर सेकंड में कितना त्वरण लगता है? 50 सेंटीमीटर है, तो पहले तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाना है आपका? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो एक्सीलरेशन का मात्रक भी होता है, ये याद रखेंगे। अगर त्वरण एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट आपसे पूछ ले तो वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब हर सेकंड में कितना उसकी जो स्पीड है वो कितनी कम हो रही है? 0.5 कम हो रही है। तो 4 सेकंड तक ऐसा काम हुआ तो 4 सेकंड में उसकी कितनी स्पीड कम हो जाएगी? हर सेकंड में 0.5 कम हो रही है तो 4 सेकंड में 2 कम हो जाएगी, और जब 2 कम हो जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, जो v की वैल्यू होगी वो आपकी 19 हो जाएगी। थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर समझते हैं। क्वेश्चन में हमको दिया इनिशियल वेलोसिटी, एक स्कूटर था जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकेंड थी, वो चल रहा था। 4 सेकंड में ऐसा एक काम हुआ कि उसकी स्पीड जो है वो कम हो गई। यहाँ पर मैं स्पीड बोल रही हूँ, आप उसको वेलोसिटी वेग भी समझ सकते हैं, ठीक है। वो हम स्पीड ज़्यादा बोलते हैं तो इसलिए माइंड में स्पीड आ रहा है, लेकिन बात यहाँ पर वेलोसिटी की हो रही है। स्पीड और वेलोसिटी में इतना ही अंतर होता है, वो स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें दिशा मैटर नहीं करती। वेलोसिटी में आपकी जो डायरेक्शन है वो मैटर करती है। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 21 थी। अब यहाँ पर एसिलरेशन जो है, त्वरण जो है वो 50 सेंटीमीटर का है, तो पहले हमने उसे मीटर में कन्वर्ट किया। तो मतलब कितने का एसिलरेशन रख रहा है? उसकी स्पीड को कम, उसकी वेलोसिटी को कम करने के लिए 0.5 का। 4 सेकंड बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जानी है? यहाँ पर इन्होंने फॉर्मूले से निकाली है, हमको फॉर्मूले से निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही लॉजिक लगा लेंगे कि 1 सेकंड में 0.5 कम होती है, तो अगले सेकंड में फिर से 0.5, फिर उससे अगले सेकंड में फिर से 0.5, और 4 सेकंड में मतलब कितनी कम हो गई? सबको जोड़ देंगे तो मतलब 2 कम हो गई। उसकी जो वेलोसिटी 21 थी अब वो कम होकर कितनी हो गई? वो आपकी 19 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब हमको इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, फाइनल वेलोसिटी भी पता है, इक्वेशन ऑफ
ऑफ मोशन की थर्ड इक्वेशन लगा देंगे और यहाँ से हमको पता चल जाएगा अपना डिस्टेंस जो कि हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फाइनल वेलोसिटी ये वाला देखिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी, यहाँ से हमने एस की वैल्यू निकाल ली। वो कैसे निकाली, वी स्क्वायर यू स्क्वायर को उधर ले गए और ये जो 2a है उसको हम नीचे ले आए, तो यहाँ पर खाली क्या बचेगा, s बचेगा, डिस्टेंस बचेगा। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 19 का स्क्वायर कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी स्टार्टिंग में 21 थी, तो 21 का स्क्वायर कर दिया। नीचे 2 × a। अब आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है a है, त्वरण है, वो माइनस में क्यों है। माइनस में वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वो घट रहा है। आपको पता होना चाहिए जब एक्सीलरेशन में वेलोसिटी बढ़ेगी तो याद रखेंगे वो पॉजिटिव होता है, लेकिन जब वेलोसिटी घटेगी तो वहाँ पर एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, वो नेगेटिव है। तो यहाँ पर इसलिए माइनस का साइन है। तो नीचे भी माइनस का साइन आपको देखने को मिल रहा होगा। 19 का स्क्वायर करा, 21 का स्क्वायर करा, और ये क्योंकि छोटा है और ये बड़ा है तो सीधी सी बात है ऊपर भी माइनस का साइन आएगा। आप ये कर सकते हैं 19 के स्क्वायर आपकी जो है वो कैलकुलेट कर लीजिए। जो 21 के स्क्वायर तो 441 होती है, तो वो पूरा आप कैलकुलेट करेंगे और नीचे कितना हो जाएगा, ये तो आपका 1 हो जाएगा क्योंकि 0.5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हटेगा तो वो ऑटोमेटिक नीचे 1 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ से आ जाना है कितना, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये आपका 80 मीटर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये मैंने पूरा डिटेल में इसलिए समझा रही हूँ ताकि हैंड टू हैंड चीज़ें क्लियर होती जाए। और इसी तरह की जो सीरीज़ है वो टॉप 500 क्वेश्चन की इसी तरह की सीरीज़ आएगी जहाँ पर हम एक्सप्लेन भी करेंगे, ताकि जब आप थ्योरी करेंगे ना, शुरू में हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मैम क्या बोल रही हैं, लेकिन जब बार बार आप इन चीज़ों को देखेंगे ना तो ये आपके माइंड में सेट हो जाती हैं। क्वेश्चन इसलिए ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो आपके माइंड में क्या करते हैं, चीज़ों को सेट कर देते हैं। तो आज आपको देखो ये पता चल गया कि इक्वेशन ऑफ मोशन में 3 इक्वेशन होती हैं और हम उनसे कुछ भी निकाल सकते हैं जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन, और तीनों इक्वेशन आप अब अच्छे से क्या करेंगे, याद रखेंगे। स्क्रीनशॉट भी आप क्या कर सकते हैं, इसका खींच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोकार्बन आपके सिलेबस में है, पढ़ेंगे तो हम हैं ही, लेकिन अभी के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आई बटन में एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा जिसमें मैंने हाइड्रोकार्बन समझाया है, और जितना समझाया उतना ही आपका KVS PRT में काम आने वाला है। तो वहाँ से भी आप हाइड्रोकार्बन जो है वो चैप्टर समझ सकते हैं। विच कंपाउंड इज़ अ सैचुरेटेड असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। देखिए, जब हाइड्रोकार्बन चैप्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर बात होती है किसकी, कार्बन की। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, फिल्ड होते हैं, सैचुरेशन की स्टेट में होते हैं, सारी चेन जो है वो कंप्लीट होती हैं इस तरह से। तो वो हो गया आपका सैचुरेटेड। और असाइक्लिक की बात करें, मतलब साइक्लिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये है साइक्लोहेक्सेन, और बेंजीन तो आपको पता ही है, उसमें भी इस तरह से आपका ये जो है आपका बनता है और इस तरह से ये आपका बेंजीन होता है। तो बेंजीन भी साइक्लिक हो गया, तो ये भी हट गया। तो बी और सी तो आपका होना नहीं है। अब कन्फ्यूज़न होगा ऑप्शन ए और डी में। तो जो सैचुरेटेड होते हैं ना, उनमें आपके कौन से आते हैं, एल्केन आते हैं। जिन्होंने पढ़ा होगा वो यहाँ पर कनेक्ट कर पा रहे होंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा प्लीज़ वो आई बटन में जो वीडियो अभी आ रही थी उसको देख लें। तो हाइड्रोकार्बन का जो बेसिक है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं एल्केन, और एल्केन यहाँ पर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में क्या लिखा है, ANE, मतलब पेंटेन, ब्यूटेन, इस तरह से होते हैं ना, तो वहाँ पर हो जाएगा एल्केन। तो ये आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्यूटेन। ये तो आपका डबल बॉन्ड होता है, और फिर जो एल्काइन होते हैं वो आपके ट्रिपल बॉन्ड होते हैं जो कि आपके अनसैचुरेटेड होते हैं। तो वो वहाँ पर मैंने अच्छे से समझाया है, तो वो चीज़ आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक ओपन जीप है जो मूव कर रही है स्ट्रेट पाथ पर विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब वो जो है उसकी वेलोसिटी, जो उसका वेग है वो यूनिफॉर्म है, और एक ओपन जीप है वो मूव कर रही है स्ट्रेट पाथ पर, ठीक है। अ पर्सन सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट प्रोजेक्ट अ बॉल वेलोसिटी वर्टिकली अपवर्ड। अब उसने क्या करा, एक जो फ्रंट सीट पर एक पर्सन बैठा है उसने बॉल को उछाला ऊपर। उछाला किसकी तरफ है, ऊपर की तरफ। तो आफ्टर सम टाइम बॉल कहाँ आके गिरेगी ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर लॉजिक लगाना है।
आप कार में, ये कार है सपोज, आप यहाँ पर बैठे हैं, आपने बॉल को ऊपर की तरफ उछाला, लेकिन कार तो इस तरह जा रही है तो फोर्स जो है वो इस तरफ लग रहा है। तो ये जब आपने इस तरह से फेंकी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसे जैसे गाड़ी बढ़ेगी बॉल भी जो है उसी, क्योंकि यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो तो वही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी जैसे जो कार की है बॉल के लिए भी। तो जो बॉल है सीधी सी बात है वो आपके हाथ में ही आके गिरेगी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, फॉल बैक इन हिज हैंड। आप चाहे तो करके देख सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो वो बॉल के लिए भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगी ना वो यूनिफॉर्म होगी, और इसी वजह से क्या हो जाएगा, जो बॉल है जैसे जैसे आप बढ़ेंगे बॉल भी उसी तरह से बढ़ेगी, तो वो आपके हैंड में ही आके जो है गिरने वाली है। यही तो फिजिक्स होती है और इसी को अच्छे से समझना होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ऑर्गन दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड टू वेरियस पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़, वो कौन सा ऑर्गन है जो ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, कहने का मतलब पंप करता है और उसको आगे सप्लाई करता है, तो वो हमारा होता है हार्ट। यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट करना भी आपको सीखना चाहिए। किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर करती है, लीवर जो है वो बाइल बनाता है, लंग्स तो आपके जो है रेस्पिरेशन से संबंधित हो गए। तो सीधी सी बात है, जो ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं आपकी वो वेंस के माध्यम से होता है, वेंस और आर्टरीज के माध्यम से होता है। ये जो वेंस होती हैं वो आपका अनप्यूरिफाइड, जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है वो वाला ब्लड होता है, और आर्टरीज में आपका जो होता है वो आपका प्योरीफाइड ब्लड होता है। उसको हम आगे डिटेल में समझेंगे, सीटेट में भी हमने अच्छे से समझा था वो चीज़। तो यहाँ पर जो है वो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो फिर से आपका एक क्या है, आपका न्यूमेरिक क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है वो कितना दे रखा है, 10 kg दे रखा है, और वो मूव कर रहा है एक वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकेंड की। अगर मैं उसकी वेलोसिटी को ट्रिपल कर दूं, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को 3 गुना कर दूं, ट्रिपल कर दूं, तो मुझे बताना है उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना परिवर्तन हो जाएगा। तो सबसे पहले आज आपको जो सीखना है वो ये कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। वो होता है mv²/2। ये आप काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv²/2। और इस क्वेश्चन को करने के लिए ये फॉर्मूला ही काम आना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे मास भी पता है और मुझे अपने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी पता है। तो यहाँ से मैं पहली वाली काइनेटिक एनर्जी, और जब उसकी वेलोसिटी 3 गुनी हो गई वो वाली काइनेटिक एनर्जी निकाल लूँगी, और फिर मैं उसका चेंज बता दूँगी परसेंटेज में कितना हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पर करके भी दिखाया गया है कि जो प्रारंभिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, गतिज ऊर्जा थी, वो कितनी थी, m पहले की मान ली हमने m1, मास तो दोनों के लिए सेम ही रहने वाला, 10 ही है उस ऑब्जेक्ट का मास थोड़ी बदल जाएगा, mv1²/2, मतलब पहले हमने वेलोसिटी मानी v1, ठीक है। तो उसको हमने फॉर्मूले में पुट करा, v का स्क्वायर मतलब पहले वेलोसिटी आपने क्वेश्चन में देखा ही होगा, यहाँ पर कितनी लिखी है, ये रही आपकी 5 मीटर पर सेकेंड, उसको हमने क्वेश्चन में रख दिया। 5 का स्क्वायर मतलब 25, और 25 की मल्टीप्लाई 10 से कर दी, तो आपका कितना हो गया 125 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। ये पूरा आपको याद रखना है जो आपके SI यूनिट हैं, ठीक है। तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल कर आ गई। 2 से बाद में कट भी कर दिया इन्होंने, 2 5 जा 10, आप ऐसे भी कर सकते थे 2 5 जा 10, और 5 का क्यूब कर देंगे तो वो 125 ही आपका आ जाना है। ये तो वेलोसिटी बात हो गई कि कब की, इनिशियल की, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ से हमारी निकल कर आ गई। अब उसने बोला कि जो वेलोसिटी है वो 3 गुनी कर दी, वेग जो है वो ट्रिपल कर दिया, तो उस केस में जो वेलोसिटी 5 थी वो 3 गुनी हो गई, मतलब 5 एक बार और बढ़ गई और 5 एक बार और बढ़ गई, या 5 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपली। तो अब जो वेलोसिटी है वो 3 गुनी होने के बाद कितनी हो गई, 15 मीटर पर सेकेंड हो गई। और इससे भी हम एक फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे सेम वही फार्मूला रखकर, लेकिन इस बार v की जगह कितना रखेंगे, हम 15 रखेंगे। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको यहाँ से मिलने वाला है 1125 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हमको इनिशियल वेलोसिटी भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी पता है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी पता है, और चेंज कितना हुआ इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने का चेंज हुआ, मतलब 1000 का चेंज हुआ। 1000 का चेंज किससे हुआ,
इनिशियल वेलोसिटी से चेंज हुआ, क्योंकि हमको परसेंटेज में बताना है और इसकी मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 100 से करेंगे। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इन्होंने तो पूरा एक फॉर्मूले के बेसिस पर लिखा है, लेकिन आप ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हैं कि जैसे हम परसेंटेज में निकालते हैं मैथ में कि जो फाइनल होता है, जैसे परसेंटेज निकालना होता है ना कि कितने का चेंज आया, अगर परसेंटेज बढ़ गया तो जो चेंज आया वो कितने का आया, वो 1000 का आया। तो फाइनल माइनस इनिशियल करा तो वो कितना हो गया, 1000 हो गया। चेंज हमारा किससे आता है, स्टार्टिंग वाले से आता है। मतलब स्टार्टिंग में कितनी थी, 125, परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर कट कर सकते हैं, आप क्या करें 25 से ही कट कर लें। 25 5 जा आपका हो जाएगा 125, यहाँ पर कट करेंगे तो 25 5 जा 125, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 25 4 जा, और फिर ये 5 से फिर से कट कर देंगे, 5 2 जा 10 और 4 2 जा 8। तो यहाँ पर आपको पता चल गया वेलोसिटी में कितने का चेंज हुआ, 8, मतलब 800%, क्योंकि 2 0 भी थे वहाँ पर। तो आपका आंसर हो जाना है ऑप्शन नंबर सी। फिलहाल के लिए आप इतना ही समझ सकते हैं, बाकी बहुत ही सिंपल था इस क्वेश्चन में। बस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अब यहाँ पर आप याद कर लीजिए, m1v1 की स्क्वायर अपॉन, मतलब mv का स्क्वायर अपॉन 2, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एन ऑब्जेक्ट कवर 2 कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस विद स्पीड v1 और v2। कह रहा है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, वो 2 इक्वल डिस्टेंस, जैसे ये d है और ये भी डिस्टेंस d है, तो ये दोनों इक्वल डिस्टेंस को, पहले वाले डिस्टेंस को तो v1 स्पीड से कवर करता है और दूसरे उसी डिस्टेंस को v2 से कवर करता है। मतलब अगर वो पहले 5 किलोमीटर कवर करता है तो दूसरी बार में भी 5 किलोमीटर ही कवर करता है, लेकिन उसकी जो चालें हैं, जो उसकी स्पीड है, वो अलग अलग हैं। अब हमसे यहाँ पर पूछ क्या रहा है, वो हमसे यहाँ पर एवरेज स्पीड पूछ रहा है, औसत चाल पूछ रहा है। और औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल दूरी बटे टोटल समय, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमको कितना हो गया, शुरू में भी डी कवर करा, बाद में भी डी कवर करा, तो टोटल डिस्टेंस तो आपका 2d हो गया। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले वाला का टाइम उसको कितना लगा होगा, क्योंकि वो डी डिस्टेंस से गया, और कितनी वेग से गया, कितनी स्पीड से गया, v1 स्पीड से गया, तो टाइम उसको कितना लगा, d अपॉन v1, क्योंकि यही तो टाइम का फॉर्मूला हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और पहले केस में स्पीड कितनी है उसकी, v1 है, तो दूसरे केस में उसको टाइम कितना लगा होगा, d अपॉन v2। तो बस ये एवरेज स्पीड में हमको रखना था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इसको हम एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाना है, v1 अपॉन v2, मतलब v1 v2 एलसीएम में आ जाएगा, v1 कॉमन हो गया तो d की मल्टीप्लाई v2 से हो जाएगी, यहाँ पर v2 कॉमन हो गया तो d की मल्टीप्लाई v1 से हो जाएगी। इस केस में अब हम क्या करेंगे, d यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, तो ये वाला d और जो d कॉमन निकलेगा, बस अंदर क्या बचेगा, v2 प्लस v1, वो वाला d क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये जो v1 v2 है ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2v1 v2 इज इक्वल टू v1 प्लस v2। आप चाहें तो इसको और डिटेल में सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका KVSPRT में पूछा गया, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द ह्यूमन बॉडी इज़, और मुझे लगता है जिन बच्चों ने इस चैनल से सीटेट की तैयारी की थी उनको ये क्वेश्चन रटा हुआ होगा, इसको हमने पता नहीं कितनी बार किया था। तो जो लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो कितनी होती है, 7.5 होती है, क्योंकि ये रेशो पूछा जाता है सीटेट में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, 7.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। An object is covering distance in direct proportional to the square of time elapsed. What conclusion can be drawn about the motion of object? मोशन की बात कर रहे हैं, मतलब एक्सीलरेशन की बात कर रहा है, उसके बारे में आप क्या कंक्लूजन यहाँ पर निकालेंगे। देखिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के स्क्वायर के। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, इसको थोड़ा सा ऊपर करके करते हैं, प्रोपोर्शनल का ये टाइम स्क्वायर के, यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, सपोज ए आ गया, AT स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें मोशन की बात करिए, इसको एक्सीलरेशन तक लेके जाना है, तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो दोनों में टाइम आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या होगा, फिर से हम एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, सीधे से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं टाइम के स्क्वायर से, तो सीधी सी बात है, या 2 बार टाइम से कर लीजिए, तो यहाँ पर टी स्क्वायर आ जाना है, यहाँ पर भी टी स्क्वायर हो जाना है, तो ये यहाँ पर इससे कट जाएगा, और ये जो डी जो डिस्टेंस हो रहा है टाइम के स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, वही आपका एक्सीलरेशन होता है। तो एक्सीलरेशन, सॉरी हम इसको ए डैश मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि ए जो सिंबल है वो डिनोट होता है एक्सीलरेशन के लिए, तो यहाँ पर हम इसको ए डैश मान लेंगे। तो एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट के ही बराबर है, मतलब द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, वो क्या होगा यहाँ पर, वो कांस्टेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा होगा कितना बड़ा न्यूमेरिक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है,
9th क्लास के कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिक पूछा गया है। तो जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं ना न्यूमेरिक, वो फॉर्मूला बेस्ड हैं सिंपल। अगर आपको थ्योरी का फॉर्मूला पता है तो आप इसको कर सकते हैं। 9th क्लास में हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाकी हम थ्योरी में इसको पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है वो 40 kg है, तो मतलब पहले ऑब्जेक्ट का मास m1 हो गया 40 kg। वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है हॉरिजॉन्टली सीधा। उसकी वेलोसिटी कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम उसकी वेलोसिटी v1 भी पता चल गई 15। अब ये क्या करता है, ये एक ऑब्जेक्ट था जो चल रहा था, ये कोलाइड करता है और स्टिक टू द स्टेशनरी वुडन, यहाँ पर एक वुडन ब्लॉक रखा है, उससे जाकर ये कोलाइड करता है, टकरा जाता है। और इस वुडन ब्लॉक का मास भी कितना है 10 kg है, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि ये रुका हुआ है। इससे कोलाइड करने के बाद होता क्या है, ये दोनों कोलाइड करने के बाद क्या है, आफ्टर कोलिजन मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। दोनों टकराने के बाद एक साथ एक ही दिशा में चलने लगते हैं। तो हमको बताना है यहाँ पर क्या, जो वेलोसिटी होगी बाद में कोलिजन के बाद की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। यहाँ पर पूछ रहा है आफ्टर कोलिजन मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन विद द वेलोसिटी ऑफ, कितनी वेलोसिटी से वो दोनों कोलिजन के बाद चलेंगे। तो वो वेलोसिटी दोनों के लिए एक सी होगी। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या होता है, शुरू का मास दोनों का, शुरू की वेलोसिटी दोनों की और शुरू का मास दोनों का और जो बाद की वेलोसिटी दोनों की वो बराबर रखते हैं, इनिशियल और फाइनल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एज द गिवन इन्फॉर्मेशन, पहले ऑब्जेक्ट का मास हमको 40 kg पता है, दूसरे ऑब्जेक्ट जो कि वुडन ब्लॉक था उसका 10 kg था। इनिशियल वेलोसिटी वहाँ पर हमको फर्स्ट ऑब्जेक्ट की दी कितनी 15, और सेकंड ऑब्जेक्ट जो कि वुडन ब्लॉक था वो रुका हुआ रखा था, तो उसकी वेलोसिटी इनिशियल कितनी थी, वो आपकी जो थी, जो वेलोसिटी होगी उसकी स्पीड होगी वो वहाँ पर 0 होगी। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया, ये फार्मूला होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, m1v1 प्लस m2v2। तो यहाँ पर पहले का मास और पहले की वेलोसिटी प्लस दूसरे का मास प्लस उसकी वेलोसिटी, फिर बाद में दोनों का मास और उनकी वेलोसिटी। अलग अलग वेलोसिटी तब होती जब यहाँ पर इसकी भी कोई वेलोसिटी होती, क्योंकि यहाँ पर इसकी 0 है। तो बाद में टकराने के बाद जो ऑब्जेक्ट है और जो वुडन ब्लॉक है दोनों की जो वेलोसिटी है वो सेम ही रहेगी, मतलब m1v प्लस m2v हो जाएगा यहाँ पर। इसलिए इन्होंने क्या करा, यहाँ पर v को जो है वो कॉमन ले लिया, और ये जो v है ना, ये यहाँ पर फाइनल ही वेलोसिटी है जो हमको बतानी है। इसको हम नीचे ले आएंगे तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हमारा ये एक फॉर्मूला बन गया, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन में m1 प्लस m2। सारी वैल्यू हमने क्या करी यहाँ पर पुट कर दी, क्योंकि v2 जो है, जो हमारी फाइनल स्पीड थी दूसरे ऑब्जेक्ट की, वो 0 थी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। और पहले के केस में 40 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, इसकी जो स्पीड थी 15 उससे हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, नीचे दोनों का मास ऐड हो गया 40 प्लस 10। तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा, जो फाइनल वेलोसिटी टकराने के बाद उस ऑब्जेक्ट और उस वुडन ब्लॉक की होगी वो कितनी होगी, वो 12 मीटर पर सेकेंड होगी। क्वेश्चन टफ नहीं था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड ये आपका क्वेश्चन जो है KVS PRT में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जो KVS PRT में पूछा गया। द रिसोर्सेज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ आर, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। तो पानी के कौन कौन से स्रोत होते हैं अर्थ पर, तो वो सारे के सारे होते हैं। ओशन भी होता है, स्नो भी होती है, रेन भी होती है, अंडरग्राउंड वाटर भी होता है। इन सब से हमें ये हमारे सारे के सारे क्या होते हैं, वाटर के रिसोर्सेज होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। विच वन इज़ नॉट अ रावी क्रॉप। दो तरह की क्रॉप होती हैं। रावी क्रॉप जो होती हैं वो आपके विंटर क्रॉप होती हैं, और जो एक होती हैं आपकी खरीफ की फसलें वो आपकी समर क्रॉप होती हैं। खरीफ की फसलों में आपका चावल आता है, जो जून जुलाई के समय होता है, वहाँ पर उसको पानी की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम बारिश भी होती है, तो वहीं पर आपकी क्या होती हैं, वो खरीफ फसलें होती हैं। रावी की फसलें जो होती हैं वो आपकी दिसंबर के लास्ट में आती हैं। जाड़ों की फसलें होती हैं जिसमें आपको गेहूँ देखने को मिलता है। गेहूँ, आपका जो मटर हो गया, जो आपका सरसों हो गया, ये सारी की सारी क्या होती हैं, रावी की फसलें होती हैं, रबी की फसलें होती हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सी रबी की फसल नहीं है, तो मस्टर्ड तो है, पी भी है, मटर भी होती है और गेहूं भी होता है। तो यहाँ पर सीधा सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो ब्लैक ग्राम है ये आपकी रबी की फसल नहीं है, ये आपकी क्या हो जाती है, ये आपकी खरीफ की फसल होती है। मेज़, बाजरा, ये सारी की सारी खरीफ की फसलें ही होती हैं। जो ग्राउंड नट होती है वो भी आपकी क्या होती है, चलिए बताइए, कमेंट बॉक्स में बताना है। जो ग्राउंड नट होती है मतलब मूंगफली होती है वो बतानी है, और जो कॉटन होती है, मूंगफली और कॉटन आपको कमेंट में बताना है। ग्राउंड नट और कॉटन आपको कमेंट में बताना है कि वो कौन से टाइप की क्रॉप्स में आती हैं, रबी में आती हैं या वो आपकी खरीफ में आती हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है। 4-5 क्वेश्चन मैंने ये नहीं कहा कि सारे क्वेश्चन टफ आए हैं, 10-12 क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, लेकिन 6-7 क्वेश्चन जो है वो तभी कर सकते हैं जब अच्छे से आपको अच्छी सी नॉलेज हो। विच फूड गिव्स एनर्जी इंस्टेंटली। जब हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं जैसे पिज़्ज़ा बर्गर तो ये हमको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, लेकिन हम फ्रूट्स वगैरह खाते हैं ना तो एकदम से इंस्टेंट एनर्जी जो है वो हमको नहीं मिलती। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस इंस्टेंट एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वॉट सेकंड जो है वो किसका यूनिट है, सीधी सी बात है वो आपका एनर्जी का ही यूनिट होता है। एनर्जी का यूनिट जूल भी होता है, और ये जो वॉट सेकंड है ये भी आपका एनर्जी का ही यूनिट जो है वो आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर हमको जो सही कथन है, करेक्ट स्टेटमेंट है, उसको पिक आउट करना है। बर्निंग ऑफ फ्यूल इज़ अ फिजिकल चेंज, गलत। बर्निंग ऑफ फ्यूल तो आपका कैसा होता है, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में मतलब क्या होता है, जैसे क्या हुआ, कोई चीज़ को हमने पेपर को कट कर दिया तो वहाँ पर हमने उसकी सिर्फ उसको कट करा, ऐसा नहीं है कि पेपर कुछ और बन गया। जब तक केमिकल रिएक्शन नहीं होगी वो केमिकल चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल क्या है, वो फिजिकल चेंज नहीं है, वो तो आपका केमिकल चेंज है। मतलब पहले तो आपका फ्यूल क्या था, लिक्विड फॉर्म में था, फिर तो वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो वहाँ पर बर्निंग ऑफ फ्यूल जो है वहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, तो ये फिजिकल चेंज नहीं है। तो ये तो हमारा गलत है, और ऑप्शन में पूछा था कौन सा करेक्ट है। जो मीथेन है, CH4 किसको हम बोलते हैं, मीथेन को, और ये यहाँ पर पानी की बात कर रहा है, गैस फॉर्म में, मतलब वाटर वेपर की बात कर रहा है। और आपकी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात कर रहा है। आर नॉट ग्रीन हाउस गैसेज, हमको पता है ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, तो ये वाला कथन भी क्या है आपका गलत है। क्लोरोफिल अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट एक्ट एज अ कैटलिस्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो क्लोरोफिल होता है ग्रीन कलर पिगमेंट, वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है फोटोसिंथेसिस में, तो बिल्कुल ये बात यहाँ पर सही है। और बाकी यहाँ पर ये पूछ रहा था यूरेनियम 235 इज़ नॉन रेडियो एक्टिव, हमको पता होना चाहिए ये नॉन नहीं होता, ये रेडियो एक्टिव होता है। 235 आपका 238 ये यूरेनियम के आइसोटोप होते हैं और ये रेडियो एक्टिव होते हैं। तो ये वाली बात भी यहाँ पर क्या है, गलत दे रखी है। तो सही कथन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया, विच वन इज़ रॉन्गली मैच्ड, यहाँ पर कौन सा गलत तरीके से मैच है ये हमको बताना है। मरकरी नियरेस्ट टू द सन, बिल्कुल सही। जो मरकरी होती है वो नियरेस्ट होती है सन को। सोलर सिस्टम की एक वीडियो मैंने बनाई है, आई बटन में लिंक आ रहा होगा, अगर उस वीडियो को देख लेंगे ना तो सोलर सिस्टम से कभी भी कोई क्वेश्चन जो है वो आपका गलत नहीं होगा। वीनस जो है वो आपका हॉटेस्ट प्लैनेट है, बिल्कुल जो वीनस होता है वो हॉटेस्ट होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। सैटर्न प्लैनेट विदाउट रिंग, सीधी सी बात है यही गलत है। आपको पता है सैटर्न जो होता है, शनि जो होता है उसमें रिंग होते हैं, और उसमें आपने देखा है छल्ले होते हैं, तो ये यहाँ पर बोल रहा है कि उसमें रिंग नहीं होते, तो यही यहाँ पर गलत है। बाकी सारे जो है यहाँ पर सही है। जो मार्स है, मंगल है, उसको हम रेड प्लैनेट बोलते हैं, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 जो आपका एग्जाम में पूछा गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ लीवर ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो यहाँ पर हमको पता है 3 क्लास के लीवर होते हैं, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। तो हमको बताना है कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर कॉन्टेस्ट करते हैं लीवर ऑफ थर्ड क्लास का जो लीवर होते हैं। इन दीज लीवर द एफर्ट इज़ इन बिटवीन द फल्क्रम एंड द लोड, बिल्कुल ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो थर्ड क्लास का लीवर होता है उसमें जो एफर्ट होता है वो आपका बिटवीन होता है किसके, फल्क्रम और लोड के। मतलब यहाँ पर अगर कोई लोड है जिसे सामान को हमें उठाना है, यहाँ पर वो बिंदु है जिससे वो स्टिक है, वो फल्क्रम हो गया, तो जो एफर्ट लगेगा उसको उठाने के लिए वो बीच में होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, थर्ड क्लास लीवर में ऐसा ही होता है, एफर्ट जो होता है वो फल्क्रम और लोड के बीच में होता है। तो ये वाली बात तो थर्ड लीवर को डिफाइन करती है। द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ दिस काइंड ऑफ लीवर इज़ मोर देन वन, ये बिल्कुल भी इससे रिलेट नहीं करती है। ट्वीजर एंड, बिल्कुल, और जो ह्यूमन आर्म होते हैं वो होल्डिंग वेट ऑन द पाम आर द एग्जाम्पल ऑफ लीवर ऑफ थर्ड ऑर्डर, बिल्कुल ये बात बिल्कुल यहाँ पर सही है। देखिए यहाँ पर जब आप अपने हाथ को देखते हैं, ये सपोज आपका हाथ है, तो ये आपकी जो कोनी है ये एक जोड़ की तरह काम कर रही है, तो ये आपका फलक्रम हो गया, ठीक है। ये जो आपका हाथ है यहाँ पर आपने कुछ सामान रखा है, मतलब बोला भी इन्होंने होल्डिंग वेट ऑन द पाम, तो पाम में कुछ सामान है, मतलब वो लोड है, वहाँ पर लोड रखा हुआ है, और एफर्ट आपके बीच में लग रहा है, हाथ के बीच से आप लगाते हैं तभी तो हाथ ऊपर को उठ जाता है, तो वही तो आपका थर्ड क्लास होता है। जी बिल्कुल, जो आपका हैंड आर्म होल्डिंग वेट ऑन अ पाम और आपका जो ट्वीजर होते हैं ये आपके किसके एग्जाम्पल होते हैं, ये थर्ड क्लास लीवर के ही एग्जाम्पल होते हैं, जिसमें एफर्ट बीच में होता है फलक्रम और लोड के। तो ए और सी यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं किससे, आपके थर्ड क्लास लीवर को। ए और सी मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी हम बाद में भी देखेंगे, अभी आप इतना ही जो है वो यहाँ पर याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए अभी के लिए इस न्यूमेरिक को अभी रहने दीजिए क्योंकि आपकी समझ में अभी नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। एक 8 मैट्रिक टन का इंजन है जो पुल कर रहा है एक ट्रेन को, जिसमें 5 बोगियाँ जो हैं वो आपकी लगी हुई हैं, ईच ऑफ 2 मैट्रिक टन। तो मैट्रिक टन को पहले हम केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो वो आपका यहाँ पर ये 8000 केजी हो जाएगा। और ये यहाँ पर 5 बोगियाँ हैं और हर किसी का वेट कितना है, 2 मैट्रिक टन, मतलब 2000 केजी यहाँ पर जो है हर किसी का क्या हो जाना है, वो आपका वेट हो जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 लगी हुई हैं बोगी, तो उनका वेट कितना हो जाएगा, 10,000 केजी हो जाएगा। और 8000 जो है वो किसका वेट है, वो ट्रेन का वेट है। तो टोटल जो वेट हो जाना है वो आपका 18,000 केजी हो जाना है। तो इस तरह से पहले तो हमारा टोटल वेट निकल गया। ठीक है, इफ़ द इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 3.5 इंटू 10⁴ न्यूटन एंड द ट्रैक इज स्मूथ, ट्रैक जो है स्मूथ है और जो इंजन है वो कितने की फोर्स लगा रहा है, फोर्स भी हमको यहाँ पर पता है। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एसिलेरेशन। यहाँ से हम मास भी हमको पता चल गया 18,000, फोर्स हमको क्वेश्चन में दी है, तो यहाँ से हम पहले क्या निकालेंगे, एसिलेरेशन निकालेंगे, त्वरण निकालेंगे। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय, जो बोगी 1 थी, बोगी 1, ये बोगी 1 है, बोगी 2 पर कितना फोर्स लगाती है। देखिए बोगी 1 जब बोगी 2 को खींच रही है तो वो बोगी 2 को नहीं खींच रही, उसके साथ 3, 4, 5 ये सब भी अटैच हैं। तो उन सबको भी वहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, उसको कंसिडर करना पड़ रहा है। तो उस केस में जो फोर्स हो जाएगी आपकी, तो वो क्या हो जाएगी, मास इंटू फिर से एसिलेरेशन। तो इस केस में आपका मास क्या होने वाला है, मतलब यहाँ पर जो मास होगा, क्योंकि वो एक दूसरी बोगी को भी कर रहा है, तीसरी को, चौथी को, पांचवी को। पहला जो बोगी है वो ऐसा नहीं दूसरी को कर रही है, दूसरी के साथ ये भी अटैच हैं, तो ये चारों भी जा रही होंगी। इसका मतलब मास जो है वो 4 का कितना हो जाएगा, 8000, क्योंकि एक का आपको पता है 2 मैट्रिक टन है, मतलब 2000 केजी है, तो 4 का कितना हो जाएगा आपका, 8000 केजी हो जाएगा। और आपको एसिलेरेशन तो अभी मैंने बताया था निकाल के सबसे शुरू में फॉर्मूले से करके, जब हमने 18,000 की वैल्यू रखी थी। तो वो सारा सॉल्व करके यहाँ पर आपकी जो फोर्स है वो निकल कर आ जाएगी और वो कुछ 1.5 की फॉर्म में आएगी। मैंने ये पूरा सॉल्व करके देखा था और यहाँ पर जो आंसर है वो उसकी अप्रॉक्स में हम चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, 1.5 इंटू 10⁴ न्यूटन जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। अभी के लिए इतना ही ध्यान रख लीजिए, बाकी जब हम इसको कभी करेंगे तो पूरा अच्छे से मैं आपको इसको समझा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द स्ट्रेट लाइन बट नॉट पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, देन इट मे बी कॉन्क्लूडेड दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ। सारे क्वेश्चन जो आए हैं वो आपका पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो फोर्स और मोशन वाला पूरा एक लंबा चौड़ा सा सिलेबस लिखे है ना, वहाँ से सारा फिजिक्स का जो है 2018 के KVS PRT में दे दिया है। और बहुत ज़्यादा भारी चैप्टर नहीं है वो, 9th क्लास में आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से ही हम उसको प्रिपेयर करेंगे और वो आपके अच्छे से हो जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप वहाँ पर क्या कर पाएंगे, आंसर कर पाएंगे। डिस्टेंस टाइम का आपका ग्राफ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, मोशन हो रहा है एक ऑब्जेक्ट का स्ट्रेट लाइन में बट नॉट पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, टाइम जो है उसके पैरेलल नहीं करना है, मतलब ऐसे होगा। ठीक है, देन इट मे बी कॉन्क्लूडेड दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ, सीधी सी बात है वो कैसे मूव कर रहा है, सीधी सी बात है वो आपका क्या कर रहा है, एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से क्या है वो आपका मूव करता जा रहा है। तो आप यहाँ पर जो आंसर हो जाना है वो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर हो जाना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका KVS PRT में पूछा गया और इसी के साथ आपको पूरा आइडिया हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और किस लेवल की तैयारी हमको करनी है। इस चैनल पर तो आप तैयारी करेंगे ही करेंगे जब हम थ्योरी शुरू करेंगे। बाकी 500 क्वेश्चन की सीरीज शुरू होगी जिसमें आपको कुछ इसी तरह के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और कुछ नया सीखने को मिलेगा। जब तक कुछ नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक हम साइंस से इसी तरह से जुड़े रहेंगे और जब हम थ्योरी करेंगे तो वो चीज़ें आप वहाँ पर कनेक्ट कर पाएंगे। तो क्वेश्चन सीरीज से जरूर जुड़ना है क्योंकि वहाँ पर हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जो है वो देखने को वहाँ पर हम सीखेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक मैम आपके लिए एफर्ट करती हैं तो बदले में एक लाइक तो क्या है बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब लास्ट क्वेश्चन ही देखते हैं। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड बाइल गैसेज कैन बी कंप्रेस्ड। देखिए यहाँ पर हमको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना था और ये तो सही है कि सॉलिड जो लिक्विड है वो कंप्रेस नहीं होते, गैस जो है वो कंप्रेस हो जाती हैं। गैस इज स्प्रेड टू ऑक्यूपाई स्पेस अवेलेबल टू टाइम। बिल्कुल, परफ्यूम वगैरह जो है जब हम छिड़क देते हैं तो उनकी जो गैस निकल कर बाहर जाती है वो पूरे कमरे में उसकी स्मेल आती है, तो वो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं जितना भी स्पेस उनको मिलता है। लिक्विड इवेपोरेट साइलेंटली प्रोड्यूसिंग कूलिंग इफेक्ट। ये बात भी सही है। देखिए पेड़ों के नीचे गर्मियों में आप बैठते हैं तो आपको बहुत ही ठंडी ठंडी जो है वो ठंडक जो है वो फील होती है। उसके पीछे यही रीज़न होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं ज़मीन से पानी लेते हैं लेकिन फोटोसिंथेसिस में उनको बहुत थोड़ा सा पानी चाहिए और बाकी सारा पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है और वहाँ पर फिर हमको कूलिंग इफेक्ट जो है पेड़ों के आसपास देखने को मिलता है। तो इसका मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो ही गलत है। क्या बोला है, द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, वो
और 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम वो 28 ग्राम और 14 ग्राम होते हैं, ये यहाँ पर गलत बोल रहा है। देखिए द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, देखिए नाइट्रोजन गैस का एटॉमिक मास कितना होगा, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, क्योंकि N2 की बात हो रही है तो 14 इंटू 2 कर देंगे, 2 एटम है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा एटॉमिक मास, वो आपका 28 हो जाएगा। और कितने का बताना है, 0.5 मोल का, मतलब 0.5 इंटू 28, 0.5 मोल में बताने हैं, तो जितने मोल में बताने हैं उतने से ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 0.5 मतलब पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, उसको कट करोगे तो ये तो 14 ग्राम आएगा मास जो आएगा। और ये क्वेश्चन में दे रखा है क्या, यहाँ पर 28 ग्राम होगा, तो सीधी सी बात है यही गलत है। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर गलत है, तो यही यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन जो हैं वो खत्म होते हैं। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह मैम के साथ जुड़े रहें।